अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। डेरा इस्माइल खान के इलाके टांक अड्डा में पुलिस वैन के करीब बम धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 अफराद शहीद और 20 अफराद जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इन जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाके से मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद फायरिंग आवाज़ें भी सुनी गई हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाके में पुलिस वैन को टारगेट किया गया है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इस तमाम तर मामले की तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात के बाद ही मालूम हो सकेगा आया ये धमाका किस तरह से हुआ। जहां डीआई खान में एक बार फिर से दहशतगर्दी का ये वाक़या पेश आया है। टांक अड्डा में पुलिस वैन के करीब धमाका किया गया है और इसी बारे में मज़ीद हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी। आपको बताएं कि तहकीकात का सिलसिला ताहाल जारी है। बिल्कुल, DPO खान अब्दुल रऊफ साहब ने इस तमाम तर मामले पर बात की है। उनका क्या कहना था, आइए वो देखते हैं। जा रहा था हमारी एक पोस्ट की तरफ, उसके ऊपर टारगेट था। क्योंकि रश आवर होते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सिविलियन आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। सुबह का टाइम था। ये मोटरसाइकिल बम ID था, रिमोट कंट्रोल, और मोबाइल से इसको रिमोट कंट्रोल को चलाया गया था। इसमें 5 सिविलियन शहीद हुए हैं, 24 कुल अफराद जख्मी हैं, जिसमें से 2 पुलिस वाले भी जख्मी हैं। ये इन्होंने चुप कर एक बुज़दिलाना वार किया। हम इंशाल्लाह इस तरह के वार के लिए भी इनको आइंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे हौसले बिल्कुल पस्त नहीं हैं और हम अपनी इस डेरा को इनसे इंशाल्लाह साफ करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे जलाल मशहूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जलाल, बताइएगा कि अभी तक किसी भी कलअदम तंजीम ने इस धमाके की जिम्मेदारी को कबूल किया, कुछ मालूम हो सका? नहीं, अभी तक तो किसी तंजीम की तरफ से इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। ये टांक अड्डा इंतहाई मसरूफ तरीन जगह है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो चीज़ के अड्डे भी है और यहाँ से द्राबन रोड और जो टांक रोड है, दोनों जगह को यहाँ से लोग जाते हैं। तो चूंकि आज जुमे का दिन था तो 12:30 बजे के करीब ये वाकया हुआ। स्कूल की भी छुट्टी हुई थी और जो मार्केट्स थे वो भी जुमा नमाज के लिए बंद हो रहे थे। तो इस वक्त यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था। इसी दौरान जो पुलिस है उनके मुताबिक मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद जो है वो नस्ब किया गया था और उसको जोरदार धमाके से उड़ा दिया। इसमें अब तक 5 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 24 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डेरा इस्माइल खान मुंतकिल किया जा चुका है, जिसमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बताइएगा कि अब तक की तहकीकात में सामने क्या आया है? क्या पुलिस वैन ही इस धमाके का निशाना थी और क्या इस हवाले से पहले कोई थ्रेट्स मौजूद थे? जी बिल्कुल, ये यहाँ से पुलिस स्क्वाड ने गुजरना था और कुलाची की तरफ पुलिस जा रहे थे कि इसी दौरान पहले ही से मोटरसाइकिल में इनके लिए बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके मुताबिक तकरीबन 5 से 7 किलो का बारूद इसमें इस्तेमाल हुआ है। इस हवाले से मजीद वहाँ से जो जय वकुआ से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए है, मगर इस हवाले से कोई तफसील ताहाल जारी नहीं की गई है कि ये काफी रशी एरिया है, यहाँ पर इस तरह का धमाका होना यकीनन तशवीशनाक है। क्या पहले से इस बारे में कोई इक़दाम किए गए थे अगर कोई खतरा मौजूद था? नहीं, इस हवाले से यहाँ पे तो कोई इंतजामात नहीं की गए थे। इस हवाले से अगर देखा जाए, डेरा इस्माइल खान गुज़श्ता कई हफ्तों से टारगेट पर है। इससे पहले सीपेक पे जो पुलिस चौकी थी वहाँ पे भी अटैक हुए थे। कुलाची में भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान शहर को इस हवाले से कोई थ्रेट्स मौजूद नहीं थे और यहाँ पे हिज़्ब मामूल जो 4 से 5 पुलिस एहलकार होते वो तैनात थे और यहाँ पे इस तरह कोई खास सिक्योरिटी के इंतजाम भी नहीं किए गए हैं जो इस किस्म के वाक़यात को रोकथाम कर सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो इसमें किरदार मुलविस हैं वो करार वाकई सज़ा के मुस्तहिक ठहरे। बहुत शुक्रिया जलाल मशहूद हमारे साथ और DI खान में होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आगाह कर रहे थे। एक और अहम मौजू की बात करते हैं कि आज मुसलसल 4 रोज़ के बाद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहने वाले
के बाद लाहौर अब दूसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 283 रिकॉर्ड की गई, जो इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। भारतीय शहर नई दिल्ली आलूदगी में आज पहले नंबर पर है, जबकि तीसरे और चौथे नंबर पर भी भारतीय शहर कोलकाता और मुंबई है। लाहौर के खराब फ़ज़ाई मयार की वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में स्मॉग एमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म भी दे रखा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। स्मॉग मौत का मौजब, पंजाब भर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फ़ज़ाई आलूदगी एक आलमी खतरा है और इसके असरात इंसानी सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती निज़ाम पर होते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस दुनिया भर में हर साल 70 लाख अमवात होती हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों की औसत उम्र में 4 साल की कमी हो रही है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में दमा, टीबी, सांस के इन्फेक्शन और एलर्जी के 77,340 मरीज रिपोर्ट हुए। माहौलियाती आलूदगी की वजह से खांसी, नज़ला, जुकाम, दिल, दमा, आँख, जिल्द के अमराज, फेफड़ों का कैंसर, ज़ियाबितस, ब्रेन स्ट्रोक और सांस की बीमारियां आम हैं। हर साल फ़ज़ाई आलूदगी से दुनिया में तकरीबन 20% नौज़ायदा बच्चे मौत का शिकार बनते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सर्दियों की आमद के साथ ही हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है और हमसाया मुल्क से धुएं के बादल भी आना शुरू हो जाते हैं, जबकि दर्जा हरारत कम होता है और हवा में मौजूद ज़र्रात और गैसेस सर्द हवा में जकड़े रहते हैं और यही आलूदगी हवा के गिर्द एक तह बना लेती है, इसलिए हवा में आलूदगी मौजूद रहती है। पाकिस्तान में ये स्मॉग का सीजन है और ये जनवरी तक रहेगा। स्मॉग से छुटकारा सिर्फ बारिश की सूरत ही मुमकिन है। स्मॉग यानी फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तादाद कम से कम करना होगी। जगह जगह कचरा फेंकने और जलाने से गुरेज करना होगा। फैक्ट्रियों से खारिज जहरीले धुएं के असरात कम करने के लिए फिल्टर्स का इस्तेमाल करना होगा। शहरी बाहर घूमने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करें। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर ही बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी असलम साहब मौजूद हैं, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे डॉक्टर कैसर सज्जाद से, जो कि माहिर हैं तिब्बी अमराज के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चौधरी असलम साहब से। सर बताइएगा कि आने वाले दिनों में स्मॉग के हवाले से हम किसी किस्म की बेहतरी देख सकते हैं? देखिए, आजकल जो मौसम चल रहा है पंजाब या लाहौर का, ये तो इतना स्टेबल है कि इसमें वेदर जो जनरेशन है, कोई रेन का सिस्टम या कोई विंडी वेदर, इसमें नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे अच्छा। वेदर में कोई जो बारिश बरसाने वाला, या तेज हवाएं चलने वाला सिस्टम जनरेट नहीं हो सकता। इसको स्टेबल कंडीशन कहते हैं। तो इसमें जैसे ये फोटोकेमिकल स्मॉग है, तो सूरज जब चमकता है तो जो गाड़ियां देने वाली धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, तो उनमें रिएक्शन होता है, जो पोल्यूशन का लेवल और बढ़ता है। जैसे जैसे जो दर्जा हरारत बढ़ता है, तो ये और इसका लेवल जो है बढ़ता जाएगा। अभी आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी खैर का तब्दीली का कोई इम्कान मौजूद नहीं। ठीक है। डॉक्टर कैसर साहब ये बताइएगा कि हर गुजरते दिन के साथ ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है स्मॉग। डेफिनेटली सांस की बीमारियां पैदा होती हैं, आंखों की जलन का मसला भी होता है। ऐसी सूरत हाल में आम शहरियों को इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? किस तरह से मुज़िर असरात से जो है वो बच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि चूंकि ये मौसम जब तब्दील होता है तो फॉगी होता है मौसम, और उस फॉगी मौसम के साथ हमारा जो पॉल्यूटेड एयर है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो मिक्स होके ये स्मोक कहलाता है। तो जो आप बाहर निकलते हैं तो आपको सही साफ फिजा नहीं मिलती है, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको, नाक का, गले का, सांस की नालियों का और फेफड़े का, और इसके अलावा आंखों का, जेल का। इससे बचने के लिए हद्दिल इम्कान कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। और बचने का सिर्फ यही तरीका है कि कोशिश ही करें कि अगर आपको बाहर नहीं निकलना है तो खामखा बाहर ना निकले। अगर मजबूरी है कि आपको बाहर निकलना जरूरी है, तो फिर आप मास्क लगा के जाएं बाहर, और जितनी जल्दी हो सके घर आकर अपने मुंह को अच्छी तरह धो लें साबुन के साथ, और जहां आप जा रहे हैं वहां पर भी 2-3 दफा पानी से अपने डॉक्टर साहब, जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, सांस की बीमारी है या सांस के मसाइल दरपेश हैं, उनके लिए तो ये मजीद खतरनाक है। तो ऐसे लोगों को फिर क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो उम्र रसीदा लोग हैं, बच्चे हैं खासकर,
ان کے لیے یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور اگر بزرگ یا بچے کوئی سانس کی تکلیف میں مبتلا آلریڈی پہلے سے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کرونک آبسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز ہے یا ایستھما ہے، دمہ جس کو کہتے ہیں، یا ناک کی سیویئر قسم کی الرجی ہے، تو یہ بہت زیادہ پرابلم کر سکتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگ گھر پہ ہی رہیں، اننیسیسریلی باہر نہ جائیں. بچے خاص کر اگر دیکھیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہے تو ان کو اپلیکیشن دے کے ان کو چھٹی کرایا جائے، پرٹیکولرلی اس بچے کے لیے. اور اسی طرح سے جو بزرگ حضرات ہیں وہ اگر جاتے ہیں وہ واک کرنے کے لیے عموماً دیکھا گیا تو وہ ایسے موسم میں، اور اگر وہ بیمار ہیں چیسٹ کے مبتلا ہیں تو ان کو واک نہیں کرنا چاہیے کچھ دن کے لیے. تو کوشش کریں کہ باہر نہ جائیں ایسے موسم میں، خاص کر وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہے، اور اگر کسی ناک کان گلے کی یا سانس کی نالی کی یا پھیپھڑے کی بیماری میں پہلے سے مبتلا ہے تو ان کو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور ماسک جو ہے ہم نے بہت سیکھا ہے کہ ماسک بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، تو ماسک ضرور لگا کے رکھیں. چودھری اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت کی کمی ہے، کوشش کریں گے آنے والے پروگرامز میں اس حوالے سے مزید تفصیل سے بات کر سکیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ. یہاں پر لیں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین، ملک بھر میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مہم جاری ہے. ڈیڈ لائن کے بعد سے اب تک 1,65,000 افغانی اپنے وطن روانہ ہو چکے ہیں. کے پی سے 1,29,000 افغانی اپنے وطن روانہ ہوئے، جبکہ بلوچستان چمن سے 38,000 افغانی اپنے وطن لوٹ گئے ہیں. رضاکارانہ واپس جانے والوں کی بڑی تعداد آج بھی طورخم بارڈر پر موجود ہے. ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کراچی میں آپریشن کر کے 100 غیر قانونی مقیم افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. کوئٹہ سے 425 افغانی شہریوں کو حراست میں لیا گیا، جبکہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے. کریک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے غیر قانونی جو غیر ملکی ہیں انہیں ہولڈنگ سینٹرز میں لایا گیا ہے؟ اس بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. چمن اور طورخم بارڈر سے روزانہ ہزاروں غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں. طورخم بارڈر پر وطن واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بھاری تعداد موجود ہے. ایف سی نے افغان متعلقہ حکام کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے باہمی اتفاق سے طورخم بارڈر آج کے لیے رات 11 بجے تک کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. 2 نومبر کو 430 گاڑیوں میں 1453 خاندانوں کے 19,344 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے، جن میں 6,255 مرد، 4,706 خواتین اور 8,383 بچے شامل ہیں. افغان شہریوں کے انخلاء کے لیے کراچی میں سلطان آباد ہاسٹل، حاجی کیمپ، امین ہاؤس، بوائز اسکاؤٹ ہاسٹل اور جیکب آباد جم خانہ میں سیکورٹی کے سخت انتظامات. اب تک مجموعی طور پر 227 افراد، جن میں سے 7 خاندان بھی شامل ہیں، از خود بوائز ہاسٹل سلطان آباد کراچی میں منتقل ہو چکے ہیں. 8 اکتوبر سے اب تک 617 خاندان اور 4,208 غیر قانونی افراد کراچی اور سندھ سے چمن کے راستے افغانستان جا چکے ہیں. نادرا اور ایف آئی اے کے اہلکار مسلسل غیر قانونی افراد کی جانچ پڑتال میں مصروف ہیں. پشاور سے بھی افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. ناصر باغ میں ہولڈنگ کیمپ بنایا گیا ہے. وہاں پر ہمارے نمائندے کاشف عزیز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں. کاشف بتائیے گا. موجود ہوں پشاور کے ہولڈنگ کیمپ میں. گزشتہ روز یہاں پر پشاور سینٹرل جیل کے 51 قیدیوں کو لایا گیا تھا. ان کی رجسٹریشن یہاں پر ہوئی تھی اور اس کے بعد طورخم بارڈر کے ذریعے ان کو افغانستان ڈیپورٹ کیا گیا. یہاں پر نادرا کی ٹیمیں موجود ہے، اس کے ساتھ ریسکیو 1122 کے اہلکار پی ڈی ایم ای کے جو ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، جبکہ اس کے ساتھ طبی معائنے کے لیے میل اور فیمیل ڈاکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اور جبکہ خیبر میں حمزہ بابا مزار کے قریب جو کیمپ بنائی گئی ہے وہاں پر سینکڑوں فیملیز اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں اور وہاں پر موجود ہیں. اور روزانہ کے حساب سے وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ افغانستان ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں.
ठीक है, कोयटा की बात कर लेते हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितने अब तक गैर कानूनी लोगों को होल्डिंग सेंटर्स में लाया गया है? मुहिबुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुहिब, बताइएगा इस बारे में। बलूचिस्तान से भी यहाँ पर जो तारकीन वतन है उनका अपने मुल्क जाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है, और दूसरी जानिब यहाँ पर पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है अफगान रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का जो आगाज़ है वो भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो वज़ीर इत्तलात है जाना चकज़ई बलूचिस्तान के, उनके मुताबिक अब तक बलूचिस्तान से जो है 35,000 से ज़ायद जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो मुकीम अफगान रेफ्यूजीज़ है वो इस वक्त जो है वो जा चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के होल्डिंग सेंटर में। यहाँ पर भी थोड़ा सा बता चलूँ कि ये होल्डिंग सेंटर जो है उन अफगान रेफ्यूजीज़ के लिए बनाया गया है जो यहाँ पर किसी किस्म के भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर जो है लाए जाते हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए जाना चकज़ई ने कहा कि यहाँ से जो अब तक जो है इत्तलात के मुताबिक कि 35,000 से ज़ायद जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं वो इस वक्त अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। जी, मुहिबुल्लाह खान हमें कोयटा से आगाह कर रहे थे, वहाँ पर होल्डिंग सेंटर पे क्या सूरत हाल है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तर्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की अफ़गानी थे वो तो वतन वापस जा चुके हैं, और जो नहीं गए थे अब डेफिनेटली होल्डिंग सेंटर्स जो बनाए गए हैं वहाँ पर उन्हें लाया जा रहा है। कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देख रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान के जो है वो दीगर मामलात में इस इक़दाम के बाद? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इसका आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत अरसे से जो गैर कानूनी तारकीन वतन है इन्होंने आके इकॉनमी के उन शोबों में दस्तरस हासिल कर ली थी जो कि हमारे लोकल जो बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस करते थे। तो उसमें ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उसमें कमोडिटीज़ का बिजनेस है, उसमें जो होलसेल है वो शामिल है। गर्ज़े के कोई शोबा ऐसा नहीं था जिसमें ये इनका अमल दखल नहीं था, पर उससे कहीं ज़्यादा हमारा जो एक स्मगलिंग का इससे जुड़ा हुआ था एक इल्लीगल स्पेक्ट्रम, अब उस पर भी कदगन लगेगी, क्योंकि सिंगल एंट्री रेजिम का मतलब ये है कि अभी जो भी क्रॉस करेगा बॉर्डर वो वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट के बगैर उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी, जैसा कि पहला वो ई तज़किरा और तज़किरे के बेसिस पे वो आते थे। तो अब इन तमाम चीज़ों से डेफिनेटली जब ये आहिस्ता आहिस्ता सब यहाँ से जाएंगे और उसके बाद ये अमल जो है ये अभी तो शुरू हुआ है, तो इसको स्टेट अपना क्लियर कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ रिजॉल्व के साथ ये कंटिन्यू करे तो ये महीनों पर भी मोहित हो सकता है, मगर ये दुरुस्त सिमत है और इससे मुस्बत तब्दीलियाँ आपको साफ जाहिर कुछ अरसे बाद होंगी, जिसमें लॉ क्राइम का भी ग्राफ है जो कि इस तरह की इलीगल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं क्राइम उन्हीं से पनपता है, और इसकी कड़ियाँ जो हैं वो स्मगलिंग, दहशतगर्दी और दीगर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उन सब से जुड़ती है। बिल्कुल सर, जराइम की वारदातों में तो कमी वाकई होगी, लेकिन सर हमने देखा है कि ये 30-40 सालों से अफ़गानी यहाँ पर मुकीम हैं, लेकिन ऐसे बहुत से अफ़गानी हैं जिनका कहना है कि हम 40 साल या 30 साल पहले आए, हमारे बच्चे यहाँ पर पैदा हुए। बहुत से अफ़गानी यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं जिन्हें अब वापस जाना पड़ रहा है। तो हुकूमत वक्त को इन स्टूडेंट्स के हवाले से क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें? देखें, जो यहाँ पे जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो 1.4 मिलियन है जो UNHCR के साथ रजिस्टर्ड हैं, या उनके पास किसी भी किस्म का अफगान सिटीजनशिप सर्टिफिकेट कार्ड भी है, तो उनको भी उनके साथ कोई तारुज़ नहीं होगा। ये तो वो लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो किसी डेटाबेस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो उस वक्त अप्लाई हो सकता है जब आप अपने आप को रजिस्टर कराएं और आपको ये जो कानून है लैंड का उसकी पाबंदी करें। तो ये तो दुनिया के किसी कोने में कोई ऑब्लिगेशन आयद नहीं होती कि अगर आप गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पे आएँ और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि स्टेट आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी देने की पाबंद है। वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो लोग तो ऑलरेडी कवर्ड हैं, वो उसमें उनके पास अगर प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं तो उसको थोड़ा गुंजाइश दी गई है कि आप उसको रिन्यू करवा सके। तो वो एक प्रोसेस गवर्नमेंट ने खुला छोड़ा हुआ है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अफगानी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्हें तो अपने मुल्क वापस जाना ही पड़ेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका वक्त देने के लिए।
प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि जिला टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा का रेलवे स्टेशन खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी टूट फूट का शिकार है। अब्दुल्ला शफी गोजरा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अब्दुल्ला, क्या पुरसाने हाल है यहाँ पर? सिंह की तहसील गोजरा का रेलवे स्टेशन खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। गोजरा के रेलवे स्टेशन की छत महफूज है, ना पानी दस्तयाब है। गोजरा का रेलवे स्टेशन अबूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है और प्लेटफार्म भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से बेहतर इकदाम करने की बजाय जगह जगह ये नोट लिखकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया गया है रेलवे इंतजामिया ने कि ये बिल्डिंग ख़तरनाक है और इसके नीचे बैठना मना है। और जो मुसाफिर हैं वो भी इस गर्मी के शदीद मौसम में खुले आसमान तले टिकट हासिल करने पर मजबूर हो चुके हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि गोजरा के रेलवे स्टेशन का जो टिकट घर है वो भी असर दराज से बंद कर दिया गया है। गोजरा के रेलवे स्टेशन पर अक्सर जो ट्रेनें हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ से गुजरती हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो इसी रेलवे स्टेशन पर आते हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों में सफ़र करने के लिए जाते हैं। गोजरा के जो मुसाफिर हैं उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गोजरा के रेलवे स्टेशन की जो तामीर नौ है वो फौरी तौर पर की जाए ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। जी, यहाँ के शहरी और यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों ने भी शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं। वो अरसा दराज से बूथ मंगले का मंजर पेश कर रहा है। इमारत इसकी बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है और जगह जगह जो लिखा हुआ है कि जी यहाँ पे बैठना मना है, ये ख़तरनाक इमारत है। बसों के किराए जो वो अफोर्ड नहीं होते। अब यहाँ पर प्रॉपर कोई बैठने का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, वाशरूम टूटे फूटे हालत के शिकार हैं और रेलवे स्टेशन भी पूरा टूटा हुआ है। स्टेशन का हालात देख लो, पानी की सहूलत वो नहीं है, कोई ट्रेन की कोई टिकट वगैरह लैन की सहूलत नहीं। इमारत टुटी भजी है, कोई हादसे का शिकार किसी टाइम भी हो सकते हैं। टिकट लैन लैन च लगते हैं, डर लगता धुप के खलो के लैनी पैंदी है टिकट। अगर हम ओकाड़ा की बात करें तो ओकाड़ा शहर के मेन जनरल पोस्ट ऑफिस में सहूलियात का फुकदान होने के साथ साथ बिल्डिंग बोसीदा होने और सीवरेज की निकासी का इंतजाम न होने के बायस यहाँ आने वाले शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। चौधरी सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सलमान, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? उकाड़ा जनरल पोस्ट ऑफिस के बाहर, उकाड़ा जनरल पोस्ट ऑफिस की अगर बात की जाए तो ये खस्ता हाल बिल्डिंग और यहाँ पर मौजूद सीवरेज का निज़ाम इस वक्त धर्म भरम हो चुका है। सीवरेज के निज़ाम को धर्म भरम होने की वजह से अवामन नास को गंदे पानी में बिजली के बिल जमा करवाने पड़ते हैं। और इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि पहले हमें गंदे पानी में से गुजरना पड़ता है और फिर उसी गंदे पानी में खड़े होकर जो है वो बिजली के बिल और मुख्तलिफ जो बिल्स हैं वो जमा करवाने पड़ते हैं। और यहाँ पर एक ही काउंटर है जो बिजली के बिल जमा करता है। और साथ साथ शहरियों का ये भी कहना था कि इस गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं जिसकी वजह से शहरियों का बीमार होने का खदशा है। इस हवाले से और मज़ीद शहरियों का ये कहना था यहाँ पर वजूद वॉशरूम्स बहुत गंदे हैं और वॉशरूम जो कि एक अदद बना हुआ है और मज़ीद ख़वातीन के लिए किसी किस्म का वॉशरूम नहीं बनाया गया। शहरियों का मुतालबा है जो हायर अथॉरिटी से और उकाड़ा की इंतज़ामिया से कि फिलफौर इसका एक्शन लिया जाए और इसके हवाले जो इसके मज़ीद इंतज़ामात हैं वो किए जाएँ। जी, पोस्ट ऑफिस में आने वाले शहरियों ने भी शिकायत की हैं और उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी किस्म के इक़दाम इस बारे में नहीं उठाए गए। उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। कभी आकर देखिए तो सिर्फ विजिट तो करें कि अवाम का क्या असर होता है। यहाँ जो बच्चे औरतें सब बिल जमा कराने के लिए आते हैं और बिल जमा करने वाला नहीं बैठा। बिल जमा करवाने के लिए आए हैं, पानी गंदा है, कैसे गुजरेंगे, इससे बीमारियां भी फैल रही हैं। तकरीबन 3 घंटे हो गए हम लाइन में लगे हुए हैं, हमने भी कहीं काम पर जाना है। हम यहाँ पर जमा करवाने के लिए बिल आए हैं तो डाक खाने का कोई हाल नहीं है, गंदा पानी खड़ा है, लोगों के कपड़े भी खराब हो रहे हैं, बुजुर्ग भी आए खड़े हैं, औरतें भी जमा हुई हैं और बच्चे भी हैं। और अगर कोई यहाँ पर गिर भी गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। सारे गंदे गंदे पानी में पहुँचे ऊपर उठाए हुए हैं और इतना मजीद परेशान है। गंदे पानी खड़े हैं तो बिल जमा कराने का कोई हाल नहीं, 3 घंटे हो गए खड़े हैं। ये पुरसानी हाल सिर्फ उकाड़ा में नहीं है बल्कि जनूबी पंजाब की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पर बेशतर शहर ऐसे हैं जहाँ पर किसी भी किस्म के कोई इक़दाम नहीं कराए जा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन इन शिकायत का अजाला भी नहीं किया जा रहा। लोग सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों की तरफ देखते हैं, लेकिन हुकूमतों के जो नुमाइंदगान हैं वो भी सिर्फ उस वक्त उन्हें दस्तयाब होते हैं जब वोट लेना होता है, लेकिन उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं और अवाम इसीलिए शिकवा कुनाए। बहरहाल कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मज़ीद तफसील से बात कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।